लोकतंत्र मिरर के स्टूडियो में अभी हमारे साथ मौजूद है पंकज सर। आज हम अहिल्या देवी होलकर और अभी अभी हुए स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्ते सर, नमस्ते। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत थैंक यू। बहुत स्वागत है। अहिल्या देवी होलकर को एक आदर्श महिला शासक माना जाता है। ऐसे में उनकी विरासत आज की महिला सशक्तिकरण के लिए कैसी है, और अहिल्या देवी होलकर से महिलाएं कैसी प्रेरणाएं लेती है? सही मात्रा से बोले जाए तो सबसे पहले पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी ने महिला का उस काल में सैन्य खड़ा किया था। और उस टाइम में जब महिला सती जाती थी तो अहिल्या देवी तो उस टाइम उन्होंने उनको रोका था सती जाने के लिए। जैसे कि अपन मतलब बोल सकते कि फर्स्ट टाइम कोई अच्छा फर्स्ट टाइम बोला जा सकता है कि सही मात्रा से उन्होंने उस टाइम सती प्रथा को एक तरह से मोड़ लिया था। और उस टाइम से अहिल्या देवी जी ने महिलाओं के लिए अनेक अनेक योजनाएं भी बनाई उस समय। और साथ में ही महिला के लिए कुछ नया उद्योग चालू करना चाहिए, इसलिए आज भी आप देख रहे कि महेश्वरी साड़ी की निर्मित उस टाइम अहिल्या देवी जी ने की थी। और आज करोड़ों के बिजनेस में वो महेश्वरी साड़ी का बिजनेस चल रहा है। तो अहिल्या देवी का जो शासन था वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा था। आज की महिलाओं ने उनसे एक प्रेरणा लेने का मतलब अहिल्या देवी हिंदू धर्म के लिए जो काम किया है आज तक किसी ने उतना बड़ा काम नहीं किया है। उस काल में जो महिला का शासन खुद बैठ के उन्होंने विधवा होके भी जब उस टाइम में विधवा स्त्री मंदिर में नहीं जाती थी तो अहिल्या देवी ने खुद के हाथ में, आप मूर्ति देखते होंगे अहिल्या देवी के हाथ में शिव जी की पिंड दिखती है। तो मतलब उस टाइम में उनका आधुनिक विचार कितना आगे था। महिलाओं के लिए उद्योग उस समय चालू करना, 17वीं शताब्दी में उन्होंने महिला के लिए उद्योग भी चालू किया। मतलब आज की महिला ने उनका उद्योग नीति का भी अनुसरण करना चाहिए, उनके आदर्श को मानना चाहिए। हिंदू धर्म के लिए अपन ने खुद में काम करना चाहिए। उस समय जब मुगलों का शासन था तब अहिल्या देवी ने इतने मंदिर बनवाए, ये अपने लिए गौरव की बात है। और आज की महिला, आज देश में आप देख सकते हैं कि महिला आगे बढ़ रही है। देश की राष्ट्रपति भी महिला है, देश की पंतप्रधान भी इसके पहले महिला बनी है। और हर क्षेत्र में महिला आगे है। और महिला ने उनका आदर्श इतना ही लेना चाहिए कि अहिल्या देवी ने जो धर्म धर्म नीति उद्योग इन सब नीतियों का जोड़ के जो किया है उसका आदर्श आप सबने लेना चाहिए। अहिल्या देवी होलकर ने महिलाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किए हैं, और उनके हिंदू समाज को लेकर क्या कार्य रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में तो उस समय अहिल्या देवी जी ने महेश्वर में जब उनकी राजधानी बनी थी तब अहिल्या देवी ने वहां पे शिक्षा का जो फर्स्ट स्कूल भी चालू किया था उस समय। और अहिल्या देवी खुद भी पढ़ी लिखी थी। अहिल्या देवी की आपने देखना है कि उन्होंने तब उस समय बहुत सारे देश से अलग अलग जगह से पंडित वहां पे बुला के अलग अलग ग्रंथ वहां पे निर्मित की थी। उस ग्रंथ की अपने पास सूची भी है, इतिहास में जाके अपने देखना है तो उस समय अहिल्या देवी ने खुद भी ग्रंथ बनाए थे, उनके सामने वो ग्रंथ बने थे। और उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में उस टाइम में जब कोई शिक्षा क्षेत्र नहीं था तो उस समय अहिल्या देवी ने शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए भी ओपन किया था। और उन्होंने जो अपना हिंदू धर्म के अनेक अनेक ग्रंथ है वो भी लिखे थे। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा था? हिंदू समाज में अहिल्या देवी होलकर का क्या भूमिका रही है उनकी? हिंदू समाज में सही मात्रा से बोला जाए सबसे बड़ी भूमिका अहिल्या देवी जी की थी। जैसे कि काशी काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, सोमनाथ हो, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जब मुगलों ने तोड़े थे उस समय अहिल्या देवी ने खुद जाके वो मंदिर बनवाए थे। उस समय किसी को हिम्मत नहीं थी कि मुगलों के सामने जाके अपन ये मंदिर बनवाए, तो अहिल्या देवी ने खुद हिम्मत करके 12 के 12 ज्योतिर्लिंग बनवाए। साथ में कश्मीर से लेते कन्याकुमारी तक अहिल्या देवी ने 12,000 के ऊपर मंदिर बनवाए। मतलब और जो अहिल्या देवी की विरासत है वो विरासत सही मात्रा से या आपके पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी चला रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार अहिल्या देवी ने करने के बाद आज तक किसी ने वो मंदिर की तरफ देखा भी नहीं था। पर सही मात्रा से बोला जाए तो आज के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में कॉरिडोर निर्मित कर रहे हैं। तो वो कॉरिडोर की निर्मित उन्होंने काशी विश्वनाथ की भी वहां पे अहिल्या देवी की मूर्ति भी स्थापित की है। साथ में सोमनाथ में भी कॉरिडोर की निर्मित करके वहां पे भी अहिल्या देवी की मूर्ति स्थापित की और पुराने मंदिर को अहिल्या देवी का नाम भी दिया है।
और अपने महाकालेश्वर मंदिर में भी अहिल्या देवी का कॉरिडोर में मूर्ति स्थापित किए और एक घाट का नाम भी अहिल्या देवी के नाम से दिया है। तो सही मात्रा से उनका जो अहिल्या देवी का आदर्श है आज के पंतप्रधान हिंदू समाज के लिए ले रहे हैं। और अहिल्या देवी ने जो मंदिर बनवाए हैं वो मंदिरों का भी कॉरिडोर की निर्मित और अलग अलग जो घाट है उसकी निर्मित भी आज के पंतप्रधान कर रहे हैं। और अभी का जो रिसेंटली विषय है उसमें आपने देखा होगा कि काशी विश्वनाथ का जो एक मणिकर्णिका घाट भी तोड़ा है। नहीं तो मैं बोलूंगा कि पंतप्रधान मोदी जी उनका काम कर रहे, कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है क्योंकि वो जो मणिकर्णिका घाट अहिल्या देवी ने निर्मित की थी वो घाट अभी तोड़ा गया था। कॉरिडोर की निर्मित समय 2-3 दिन की बात है। पर सही मात्रा से बोला जाए तो वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने भी उसके लिए स्टेटमेंट दिया है कि वहां पे जो अहिल्या देवी की मूर्ति नीचे गिरी थी वो मूर्ति उन्होंने खुद शासन के पास है अभी, और उसका स्थापना भी वो नए घाट पे करने वाले हैं। और वो कुछ वीडियो जो अपमान की वीडियो थी एआई की निर्मित है वो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अभी अभी हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर अहिल्या देवी होलकर की जन्म शताब्दी मनाई गई, उस पर आपका क्या मत है? अभी देखा जाए तो अपने आज तक 70-75 साल में आज तक अहिल्या देवी की जयंती इतने बड़े स्तर पर मनाई भी नहीं गई थी और अहिल्या देवी का इतिहास बाहर भी नहीं आया था। तो सही मात्रा से मैं बोलूंगा कि अब भी अहिल्या देवी की जो त्रिशताब्दी जयंती मनाई है उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये पूरा एक साल अहिल्या देवी की त्रिशताब्दी जयंती पूरे देश भर में मनाई है। और सिर्फ जयंती मनाई नहीं है, अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब ने अहिल्या देवी के स्मृति में 300 रुपए का नाना भोपाल में वहां के मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी उनके सामने प्रसारित भी किया है। और साथ में हर एक मुख्यमंत्री, हर एक स्टेट के मुख्यमंत्री, सही मात्रा से देखा जाए आपके अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी उनकी कैबिनेट की बैठक चौंडी में ली है अहिल्या देवी का जो जन्मस्थल है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी उन्होंने भी महेश्वर की राजधानी में भी एक कैबिनेट की बैठक ली है और दूसरी कैबिनेट की बैठक इंदौर में भी ली है। तो उस कैबिनेट की बैठक में अहिल्या देवी के स्मारक की भी निर्मित और हजारों कोटि की अहिल्या देवी के जो बनवाए हुए घाट है अहिल्या देवी की स्मृति पिक्चर, तो वहां पे भी अब इंदौर में भी उनका 300 कोटि का स्मारक बन रहा है। मतलब सही मात्रा से देखा देश में कैबिनेट की बैठक सिर्फ मंत्रिमंडल में ही होती है, पर भारतीय जनता पार्टी की जहां पे शासन है उन्होंने ये कैबिनेट की बैठक अहिल्या देवी के राजवाड़े में करके अहिल्या देवी की स्मृति को जगाया भी है। और जमीनी स्तर पे मंडल के अध्यक्ष तक हमारी जो बैठक ऑल इंडिया धनगर समाज में हम काम करते हैं, तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी से भी हमारी दिल्ली में बैठक हुई थी। तो उन्होंने हमको यही बात बताई कि मंडल स्तर तक अहिल्या देवी की जन्म शताब्दी वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने साजरा किया। उन्होंने ये कारण बताया कि अहिल्या देवी कोई जाति की नहीं है, अहिल्या देवी हिंदू धर्म की है, अहिल्या देवी हिंदू धर्म रक्षिणी बोलते हैं। तो हम हिंदू धर्म को जगाने का काम और अहिल्या देवी का इतिहास बाहर आने का काम सही मात्रा से भारतीय जनता पार्टी ने त्रिशताब्दी की जयंती के माध्यम से किया है। और पूरे देश में जिनको पता ही नहीं था अहिल्या देवी का इतिहास क्या है, तो वो इतिहास पूरे देश के सामने आया है। अहिल्या देवी के ऊपर अनेक अनेक बुक्स भी अभी नए नए प्रसारित भी है। आपके लोकतंत्र मिरर ने भी एक खास उनका मासिक भी निकाला था। और हर एक अलग अलग मीडिया हो और अलग अलग पार्टीज हो, इन्होंने अहिल्या देवी की त्रिशताब्दी जयंती मनाई है पूरे देश भर। इसका मैं धन्यवाद भी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। हमने भी अहिल्या देवी के ऊपर त्रिशताब्दी जयंती के ऊपर एक कैलेंडर की भी निर्मित की है, उसका नाम भी हिंदू धर्म रक्षिणी रखा है। और उसमें भी अहिल्या देवी का पूरा इतिहास लाया है सामने। सही मात्रा से हिंदू धर्म रक्षिणी उनकी वजह से आज हिंदू धर्म, उनकी वजह से अपन श्रावण का मास भी साजरा करते हैं। नहीं तो अपने को श्रावण का मास 12 ज्योतिर्लिंग भी नहीं दिखते थे, अहिल्या देवी की वजह से 12 ज्योतिर्लिंग भी दिख रहे हैं, अहिल्या देवी की वजह से 4 धाम भी दिख रहे हैं। और अहिल्या देवी की वजह से ही अपने को हिंदू धर्म का जो प्रतीक है वो दिख रहा है।
अभी हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव हुआ है और उसके नतीजे भी घोषित हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत में संगठन, नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रही है? सही मात्रा से देखा जाए तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के भरोसे ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो जमीनी स्तर के लोग हैं वही आज विधायक है, जमीनी स्तर वाले लोग ही सांसद है, और जमीनी स्तर वाले लोग ही मतलब आप अपने देश के पंतप्रधान देखिए, वो चाय बेचने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, वो आज पंतप्रधान बने हैं। आज के राष्ट्रपति देखिए एक साधारण परिवार से, आदिवासी परिवार से आते थे, वो देश के राष्ट्रपति बने। और अनेक अनेक स्टेट में आप मुख्यमंत्री देखिए कार्यकर्ता हो के सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भी बनाया। तो सही मात्रा से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे जो काम करती है, जमीनी स्तर पे मंडल बूथ बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी का काम है। पन्ना भी हमारे मतलब पन्ना प्रमुख भी रहते हैं। बाकी पार्टी मतलब बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हो रही है। सही मात्रा से भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को ही समर्पित है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एकदम संगठन में बने रहते हैं और उनको कोई वो निजी फायदा देखते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होना वही उनके लिए बहुत बड़ी एक मतलब आनंद की बात रहती है। और भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर रोज उनका कार्यक्रम चल रहा है, जयंती पुण्यतिथि अलग अलग रोज प्रोग्राम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका तो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता की रही है। उनकी वजह से ये जीत पूरे महाराष्ट्र में अपने को नगर पालिका और महानगर पालिका में देखने चाहते हो। बीएमसी में भी इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा फड़काया है। आपको याद होगा कि अटल जी ने शिवाजी पार्क में जो भाषण दिया था उसमें तब समय बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक दिन मुंबई में भी मेयर मेयर बनेगा। और सही मात्रा से उनका सपना पूरा करने का काम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ने किया। लेकिन हम देखते हैं कि विपक्ष का कहना है कि यह जीत मुद्दों से ज्यादा प्रबंधन की जीत है। इस पर आपका क्या मत है? सही मात्रा से बोला जाए तो जो ईवीएम पे क्वेश्चन जो विरोधी पार्टी कर रहे, तो ईवीएम आज के समय नहीं, उनके समय भी ईवीएम चालू हुई थी। तो ईवीएम उनके समय ही चालू हुई है। और सबको पता है कि जो इलेक्शन के बाद पूरे तरह भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जैसे कर्नाटक में देखा जाए तो कांग्रेस की शासन है, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की शासन है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की शासन है, वहां पे नीचे जाए अपन पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, आंध्र प्रदेश हो, अलग अलग सरकारें। तो अलग अलग सरकारें नहीं रहती थी। जैसे कि वो बोल रहे ईवीएम ईवीएम वहां पे अलग है और महाराष्ट्र में ईवीएम अलग है, ये गलत बात है। और आपने देखा है कि सांसद का जो चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था वहां पे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी हार आई थी, हमारे सांसद कम चुन के आए थे। तब ईवीएम पे क्यों नहीं सवाल उठाया उन्होंने? जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती तभी ईवीएम पे सवाल उठता है, क्योंकि उनको पता है, उनको सब चीजें पता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो लीडर है सुप्रिया सुळे हो गए, उन्होंने तो खुद बताया कि ईवीएम में कोई भी फॉल्ट नहीं, मतलब इन लोगों की एक में से बनती नहीं है। और ये खुद बाहर नहीं आते। जैसे उद्धव ठाकरे हारे हैं आज, उन्होंने महाराष्ट्र बीएमसी में एक भी जगह उनकी जीत हासिल नहीं हुई, तो सही मात्रा से उद्धव ठाकरे ने 3 ही सभा ली थी, वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने 30 के ऊपर सभा ली, मुख्यमंत्री होके इतना समय वो निकाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़ा नेता होके भी वो जमीनी स्तर पे, हमारे बुल्ढाना जिले में भी फडणवीस साहब की सभा हुई थी। उद्धव ठाकरे साहब की तो मुझे लगता है नहीं पूरे विदर्भ में सभा हुई होंगी, आपको तो पता होगा, कहा दिखे तो नहीं। उन्होंने 3 ही सभा ली, जो कल का रिपोर्ट आया राज ठाकरे ने भी 3 सभा ली है। तो ये सही मात्रा से ये घर के बाहर निकलते नहीं है, इनका जमीनी स्तर पे काम नहीं है और ग्राउंड पे इनकी मतलब इनके अलग अलग जो महाविकास आघाड़ी है इनका साथ में मेल भी नहीं है। और ये फिर बाकी जो लास्ट में खापर फोड़ते ईवीएम पे सवाल उठाना है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। संविधान के ऊपर तुम ये कर रहे हैं, मतलब संविधान भारत
जो भारत का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, उसके ऊपर ही आपका अपने देश में चुनाव होते हैं। और ईवीएम पर सवाल उठाना मतलब उनका जो वो जो काम कर नहीं सकते तो उसको टालने के लिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। इस सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है और आप उनको कैसी शुभकामनाएं देना चाहोगे? सही मात्रा से बोला जाए तो आज की जो सरकार चल रही है, आप भी देख रहे कि लेडीज का भी विचार सरकार ने किया है, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी योजना लाई है। आज महिलाओं के लिए लखपति दीदी भी केंद्र शासन ने भी योजना लाई, महाराष्ट्र में भी आपको तो पता है कि लाड़की बहन योजना चल रही है। हर महिला को हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब हर महिला को तनख्वाह चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर महिला को सशक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर महिलाओं को मतलब आज तक महिलाओं को ऊपर ध्यान नहीं था किसी का। सही मात्रा से बोला जाए तो ये जीत महिला की वजह से ही हो रही है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी ये लाड़की बहन योजना मध्य प्रदेश में चालू हुई थी, उसका ही आदर्श लेके अपने महाराष्ट्र में भी चालू हुई और अलग अलग स्टेट में भी चालू हुई है। कांग्रेस की सरकार अलग अलग स्टेट में वो क्यों नहीं चालू कर सकती? वहां पे कितना बड़ा रेवेन्यू, वो तो सिर्फ सवाल उठा रहे कि लाड़की बहन योजना बंद हो रही, क्योंकि उनको लगता है कि लाड़की बहन योजना बंद होनी चाहिए। और उनको लगता है कि जो अलग अलग योजना है, सिर्फ लाड़की बहन योजना नहीं है, किसान को लिए किसान लोगों को भी आज आप देख सकते हैं कि उनको भी एक पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट ही बोल सकते हैं आप, लेडीज को भी पेमेंट मिल रहा है 1500 रुपए। जो ग्रामीण एरिया में लेडीज रहती है उनके लिए 1500 रुपए बहुत बड़ी बात है। उनको 1500 रुपए उनके हस्बैंड भी नहीं देते थे, वो शासन दे रही है। और राशन भी फ्री है। आप देख सकते हैं कोरोना के टाइम से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने राशन भी फ्री किया है, मतलब राशन भी फ्री मिल रहा है, ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं और अलग अलग योजना भी मिल रहे हैं। हर एक समाज के लिए महाराष्ट्र शासन में भी महामंडल चालू किया है। आपने तो देखा होगा इलेक्शन के पहले भी महामंडल चालू है और अलग अलग योजना भी हर एक समाज के लिए चालू की है। हर एक जो घटक है, मतलब जो भटके मुक्त है, कुमुक्त, अपन उसको हिंदी में बोलते हैं कि घुमंतु समाज बोलते हैं, उनके लिए भी महाराष्ट्र शासन ने अलग अलग योजना चालू की है। अलग अलग छोटे समाज है, रामोशी समाज है, वडार समाज है, उनके महामंडल, सोनार समाज है, उनके महामंडल आज तक स्थापित नहीं किए थे। ब्राह्मण समाज है, उनके महामंडल चालू किए और उससे अलग अलग योजनाएं चालू हो रही है। और महिला के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, लखपति दीदी और अपने जो महिला के बचत गट है उसके लिए कर्ज की भी योजना है, बैच की बिन ब्याज योजना है अलग अलग जगह पे। और जो शिक्षा है महिला की, लेडीज के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षण मंत्री जो है अपने चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने भी फ्री किया है उच्च शिक्षा में। और ग्राम विकास में भी आप देख सकते हैं कि देश में पूरे देश में रोड की निर्मित हुई है। आपके नागपुर में भी देखो कि 10 साल पहले क्या विकास हुआ था और आज क्या विकास हुआ है। तो ऐसे हर सिटी में हर जगह पे रोड बने हैं, गांव खेड़े में भी रोड बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरे देश में विकास हो रहा है और सब लोग खुश है इससे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। लोकतंत्र विहार के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।